वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल संभव यस वी कैन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने इस चैनल में हम लोग यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और नेट स्लेट अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कराते हैं, जिसमें कि हम लोग आजकल इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार मिश्रा है। मैं डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और डीपीसी यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन, एनबीए निर्मल भारत अभियान और टीएससी टोटल सैनिटेशन कैंपेन में। भारत सरकार की इन तीनों महत्वपूर्ण स्वच्छता परियोजनाओं में मैंने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में ग्रामीण स्वच्छता के विषय में काफ़ी लंबा कार्य किया हुआ है और उसके उपरांत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग प्रदान करता रहा हूँ। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए ले आए हैं प्रैक्टिस थ्रू एमसीक्यूज़ जैसा कि एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम है, एमसीक्यूज़ के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस completed between resident of country and the rest of the world in a year is known as। एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को जाना जाता है। ऑप्शन ए नेट कैपिटल फ्लो, ऑप्शन बी यानी कि शुद्ध पूंजी प्रवाह, ऑप्शन बी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन एंड ऑप्शन डी निरपेक्ष प्रवाह। तो सोच लिया इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जिसे आप भुगतान संतुलन कहते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक and summary record of a country economic and financial transactions with the rest of the world over a period of time. There are three main components of POP, that are current account, capital account and official reserve transactions. तो ये जो हमारा खाता होता है, जिसे हम भुगतान संतुलन का खाता कहते हैं, भुगतान संतुलन या इसे ही शॉर्ट में हम बीओपी अकाउंट कहते हैं। इस खाते के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है हमारा चालू खाता यानी करंट अकाउंट, और दूसरा भाग होता है पूंजी खाता। चालू खाते पर उन मदों को रखते हैं जो देश की परिसंपत्तियों या देनदारियों पर कोई प्रभाव न, एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर कोई प्रभाव न डालते हो, जबकि पूंजी खाते पर उन मदों को रखा जाता है जो देश की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर प्रभाव डालते हैं। या सीधे सीधे ये कह सकते हैं उन व्ययों को जिनका संबंध एक वर्ष से होता है उसे हम चालू खाते के अंतर्गत रखते हैं, और जिनका संबंध एक से अधिक वर्षों से होता है उसे हम पूंजी खाते के अंतर्गत रखते हैं। चालू खाता भी हमारा दो प्रकार का होता है। इस चालू खाते के दो प्रकार हैं, दृश्य व्यापार खाता और अदृश्य व्यापार खाता। यानी कि विजिबल ट्रेड अकाउंट एंड इनविजिबल ट्रेड अकाउंट। विजिबल ट्रेड अकाउंट के अंतर्गत हम वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित रहते हैं, यानी इसी को दृश्य व्यापार खाते को ही आप बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। अदृश्य व्यापार खाते के अंतर्गत मुख्यतः दो मदें आती हैं। पहली सेवाओं का व्यापार, नेट सेवाओं का व्यापार, और दूसरा हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। तो यहां पर हमने शॉर्ट में बीओपी को डिस्कस किया है। वैसे तो ये लॉन्ग टॉपिक है जिसको कि हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर शॉर्ट में हमने बीओपी के बारे में आप लोगों से डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स विद द रिस्पेक्टिव स्पॉन्सर बैंक। निम्नलिखित में से किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके संबंधित प्रायोजकों के साथ विलय करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए नरसिम्हन कमेटी, ऑप्शन बी खुसरो कमेटी, ऑप्शन सी रंगराजन कमेटी या ऑप्शन डी दत्त कमेटी। तो आंसर देख लेते हैं। तो ये थी खुसरो कमेटी। द एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी खुसरो कमेटी 1989 रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ regional rural banks with respect to sponsor banks. It highlighted the weaknesses of RRBs and its non-viability. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One of the major objectives of fiscal policy in India has been to attain a match between the revenue receipts and revenue expenditure. Which among is following not a measure towards achieving the object? First, भारत में राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच एक मेल को प्राप्त करना है, यानी राजस्व घाटे को कम करना है। निम्नलिखित में से कौन इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक उपाय नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा एफर्ट्स टू स्लो डाउन द ग्रोथ रेट इन एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय में वृद्धि दर को धीमा करने का प्रयास। ऑप्शन बी है हमारा एफर्ट्स टू इंक्रीज टैक्सेस, यानी कि कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास। ऑप्शन सी है एफर्ट्स टू रेज प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के मुनाफे को बढ़ाने का प्रयास करना। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। फिस्कल पॉलिसी इज द मैकेनिज्म विद गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। इट एम्ड टू अचीव गोल्स लाइक इनकम redistribution, social economic welfare, export promotion, augment national income, budget and taxation are the tools for implement of fiscal policy. तो फिस्कल पॉलिसी का जो सबसे बड़ा टूल होता है वो होता है बजट, और हमारे इस बजट के दो खाते होते हैं। पहला राजस्व खाता, यानी रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। तो जो ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, इस रेवेन्यू अकाउंट में आय और व्ययों के मध्य संतुलन से संबंधित ये मद है। तो राजस्व खाते की आय को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। वो होती है कर आय यानी टैक्स इनकम, और गैर कर आय नॉन टैक्सेबल इनकम, जिसके अंतर्गत लाभांश, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का द्वारा प्राप्त किए गए लाभ आदि सम्मिलित किए जाते हैं। गैर कर आय ये दोनों ही इस राजस्व खाते के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो ये आय और व्यय दोनों मदों में होते हैं। तो किसी भी खाते पर अगर संतुलन लाना है तो व्ययों को हमें कम करना होगा, जो कि पॉइंट नंबर 1 कहता है, और आयों को बढ़ाना होगा, जो कि पॉइंट नंबर 2 और 3 कहता है। तो ये तीनों ही ये ऑप्शंस हमारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ अपोजिट एक्टिविटी ऑफ हेजिंग इन शेयर करेंसी और फ्यूचर मार्केट? निम्नलिखित में से कौन शेयर मुद्रा भविष्य के बाजारों में हेजिंग के विपरीत की गतिविधि है? फर्स्ट आर्बिट्रेज यानी मध्यस्थता, ऑप्शन बी है स्पेकुलेशन अटकलें, ऑप्शन सी स्प्रेड फैलना, या ऑप्शन डी शॉर्ट लघु। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। स्पेकुलेशन यानी हमारी जो अटकलें होती हैं वो हेजिंग के विपरीत गतिविधि होती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से किसे भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रायोजन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कॉर्पोरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक, ऑप्शन बी प्राइवेट बैंक्स, निजी बैंक, ऑप्शन सी आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और ऑप्शन डी मल्टीनेशनल बैंक्स यानी बहुराष्ट्रीय बैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आरआरबीज। रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ये उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्थाएं नहीं है, उन क्षेत्रों में बैंकिंग समावेशन के लिए स्थापित किया जाता है। ये इसका प्रमोटर कोई वाणिज्यिक बैंक होता है या कोई कॉमर्शियल बैंक इसका प्रमोटर होता है,
और साथ ही साथ इसमें केंद्र प्लस राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रमोटर बैंक मिलकर के 50-35-15 के हिसाब से पूंजी निवेश करके इस आरआरबी की स्थापना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आरआरबी के बारे में। द आइडिया ऑफ रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वाज promulgated with RRB Act of 1976 in June 2004. An advisory committee on flow credit of agricultural and related activity recommended restructuring of RRBs in order to improve the operational validity of RRB and take advantage in economics of scale. Who among the following was the chairman of this committee? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विचार को 1976 के आरआरबी अधिनियम के साथ प्रख्यापित किया गया था। जून 2004 में कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह पर एक सलाहकार समिति ने आरआरबी के परिचालन व्यवहार में सुधार करने के लिए आरआरबी के पुनर्गठन की सिफारिश की थी तथा बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभ प्राप्त हो सके, जिससे निम्नलिखित में से कौन इस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है प्रोफेसर वी.एस. व्यास, ऑप्शन बी पी.डी. ओझा, ऑप्शन सी दीपक मोहंती या ऑप्शन डी प्रोफेसर वी.के. शर्मा। तो चलिए इस पर क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। तो ये सिफारिशें जो है प्रोफेसर वी.एस. व्यास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स रीजन ऑफ एनआरआई रेमिटेंसेस टू इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में एनआरआई प्रेषण के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी मिडिल अमेरिका या ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तरी अमेरिका। जो हमारा एनआरआई प्रेषण होता है, एनआरआई हस्तांतरण, भारत में अंदरूनी एनआरआईज के द्वारा जो अधिकतम निवेश किया जाता है वो नॉर्थ अमेरिका के एनआरआईज द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following facility has been started in India for the refinance assistance of small irrigation, IRDP, dairy development and mechanism of farms? लघु सिंचाई, IRDP, डेयरी विकास और खेती के तंत्र के पुनर्वित्त की सहायता के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है नेशनल क्रेडिट फंड, ऑप्शन बी है नेशनल रूरल क्रेडिट फंड, ऑप्शन सी है नेशनल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड या ऑप्शन डी है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर डी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड जो है इन कार्यों के लिए पुनर्गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बैंक्स आर प्रमोटिंग द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? कितने बैंक भारत में राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई को बढ़ावा दे रहे हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10। द नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन of India is an umbrella organization for operating retail payments and settlement system in India. It is promoted by 10 banks. तो NPC कॉरपोरेशन जो है ये एक अम्ब्रेला की तरह कार्य करता है जिसके अंतर्गत 10 बैंक आपस में ट्रांसफर्स को व्यवस्थित करते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सारे मित्रों दोस्तों सबके साथ शेयर करिए और सबसे कहिए सब लोग सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। हैव अ गुड डे एवरीवन।